मिक्स प्लेट में आज जिस पर्सनालिटी को हमने मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रेनाउंड आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं शाकिर अली म्यूज़ियम की और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहीं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की। इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से MFA किया और फिर वहाँ पे दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। फिर इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हीदरले स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लंदन से। इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं विजुअल आर्ट के लिए और मैं कहूँगा कि नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। आज हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। आमना कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, जी ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि आपने शाकिर अली म्यूज़ियम में और PNCA में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपने काम किया, तो आपकी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन है, कुछ उनके बारे में बताइए। शुएब, कंट्रीब्यूशन तो वो होती है जो लोग समझें, जानें, और अगर आपने कुछ किया है तो उसको लोग अप्रिशिएट करें और याद रखें। तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं इसलिए हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी कंट्रीब्यूशन बेसिकली जब आपको कोई ऐसा मौका या प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप कुछ प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं तो आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और जो आपकी बेस्ट पॉसिबल आपकी जो एफ़र्ट्स होती हैं और या जो आपकी मतलब आपका एक आउटलाइन होता है कि आपने काम करना क्या है और आपने कैसे कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें आप फिर जत जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स कि हम कुछ करना चाहते थे और हमने नहीं किया, चाहे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी या हमारे पास नहीं थी। जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे हमने वो पॉसिबिलिटीज़ और रिसोर्सेज ढूंढे और जो मौजूद था उसको बेहतर तरीके से हमने इस्तेमाल किया। मुझे याद पड़ता है कि शाकिर साहब के हवाले से आपने एक सेंटेनरी भी सेलिब्रेट की थी, वो बड़ा एक मेमोरेबल इवेंट था, उसके बारे में कुछ बताएं। शुएब, वो तो एक ऐसी चीज़ थी कि शाकिर साहब, चूँकि मैं शाकिर अली म्यूज़ियम में एज ए पहले कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर, देन एडमिनिस्ट्रेटर और फिर शाकिर अली के लिए एक ऐसी फोर्स हम बनाना चाहते थे कि वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ था, लेकिन उस नाम को जब तक आप उनकी की हुई कंट्रीब्यूशंस को आप रिविज़िट ना करें और आप लोगों में उसकी अवेयरनेस ना पैदा करें, तो मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े ऐसे हमारे नाम नहाद लोग जो कि इतना कुछ आर्ट के लिए कर चुके हुए हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर कवर चले जाते हैं। सो शाकिर साहब की तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि वो जो उनका अपना घर था वही उनका एक तरह से बन गया, ऑफिस बन गया और वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ हमने शुरू करवाई। बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेरा एक आइडिया और एक थॉट थी कि हम जब से मैंने शाकिर अली को ज्वाइन किया म्यूज़ियम को, तो उसमें मैं चाहती थी कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हों जिससे उसमें मतलब एक्टिविटी रहे और वो एक्टिविटी उस आर्टिस्ट को ही अप्रिशिएट करना या उसके बारे में लोगों को रिमाइंड करवा देना कि इस तारीख़ को वो पैदा हुए थे, इस तारीख़ को उनका वफ़ात हुआ था और ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। उनके काम को, उनके पैलेट को, इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, उन पे रिसर्च की जाए। और ये आर्किटेक्चरल भी एक बहुत खूबसूरत एक तरह की हमारा ज्वेल है लाहौर में, जो नैयर अली दादा साहब ने क्रिएट किया और शाकिर साहब की अपनी भी बड़ी मेहनत थी। NCA के स्टूडेंट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें सईद अख्तर साहब उस ज़माने में, उनके भी, अगर ये तमाम चीज़ों को हमने कंपाइल किया, तो मैं समझती हूँ कि सेंटेनरी करने का मकसद यही था कि ऐसा पब्लिकेशन बने, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन बने जो फिर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हम इसको एज एन एग्जांपल बाकी आर्टिस्ट के लिए भी लेकर चलें। तो इसमें हमारा यूजुअल रेगुलर बजट था, उसी कोई हमने हाई फाइनेंसेस उनसे नहीं मांगे। रिक्वेस्ट तो हमने की थी, लेकिन होता है गवर्नमेंट के अपने रिस्ट्रेंट्स हैं, सो वी नेवर फेल्ट दैट हिकअप कि जी अब गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, अब हम क्या करें। तो मेरी जो प्लानिंग थी उसके लिए वो यही थी, जो कि बाद में अमल में आई, वो यही थी कि हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, गैलरीज़ को, प्राइवेट कलेक्टर्स को, आर्ट इंस्टीट्यूशंस को और उन तमाम लोगों को जिनके साथ शाकिर साहब की इंटरेक्शन थी, क्योंकि शाकिर साहब सिर्फ आर्टिस्ट तो थे, लेकिन उनकी इंटरेक्शन
पोइट्स के साथ भी थी, उनकी इंटरेक्शन सिंगर्स के साथ भी थी, पॉलिटिशियंस के साथ भी थी, एजुकेशनिस्ट के साथ भी थी, एक्टर्स के साथ भी थी। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम था कि वी थॉट कि इसमें तो सबको इन्वॉल्व किया जा सकता है, और हमने फिर ऐसे ही किया। और उसमें हमने फिर उन तमाम लोगों को जब हमने भेजा, और इसमें मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगी उन चंद आर्टिस्ट को जिनके सामने जब मैंने अपनी थॉट ऑफ माइंड रखा, तो दे वर द फर्स्ट वंस टू से कि जस्ट लेट्स गो अबाउट इट। हमारी म्यूज़ियम में बड़ी मीटिंग्स हुई, आर्टिस्ट एसोसिएशन की भी मैं बड़ी मशकूर हूँ, उनके तमाम सीनियर आर्टिस्ट जो कि शाकिर साहब के कंटेम्प्रेरीज भी हैं, कुछ उनके शागिर्द भी हैं, तो इन तमाम लोगों के साथ मिलके हमने एक पूरा उनका प्लान चॉक आउट किया, जिसमें हमने उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को हमने कहा हम आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। इससे मैं बड़ा क्रेडिट दूंगी प्राइवेट गैलरीज़ को, जिसमें रोयात ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट ये किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी एग्जीबिशन करते हैं, बट एक शर्त है कि शाकिर साहब की एक ओरिजिनल पेंटिंग उसमें ज़रूर होनी चाहिए। वो पैलेट था। हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो कि कराची से हैं लेकिन फ्रांस में सेटल्ड है, मसूद कोहारी साहब, और इनफैक्ट उससे मुझे ख्याल आता है कि हमारी फ़र्स्ट रेजिडेंसी उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। उस वक्त इतना कोई ट्रेंड नहीं था, बिकॉज इतना बजट इन्वॉल्व होता था, या कोई प्राइवेट फंडिंग हो, या आपको किसी एनजीओ ने कोई तो म्यूज़ियम वॉज अ म्यूज़ियम, गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसके लिमिटेड फंड्स हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि ये इमेज भी हमारा बिल्डअप हो कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी आप उनके जितने भी लिमिटेड वसाइल हैं आप उनको बड़े सही तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो अपनी एक छोटी सी कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ये थ्रू आउट द ईयर हमारी एक्टिविटीज़ रहीं। कैन यू बिलीव 1 होल ईयर। इसमें हमने शाकिर साहब की पैलेट को एक्सप्लोर किया इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, एक कोलैबोरेशन उनके साथ थी। उन्होंने पूरी शाकिर साहब के काम के ऊपर एक एग्ज़िबिशन बनाई। सुमैरा जवाद अब तो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, लेकिन उस वक़्त शी वाज अ टीचर, पढ़ा रही थी वहाँ पे, और अपना उन्होंने इसमें हमारे साथ बड़ा कोलैबोरेट किया और हमने उनकी एक एग्ज़िबिशन की। रोयात का जैसे मैंने बताया उसमें नैयर साहब ने हमारी बड़ी मदद की, क्योंकि मेरा एक पूरा वो था, मतलब लाइक मेरे कुछ सर्टन डिसिप्लिन्स थे जो कि मैंने कभी भी क्रॉस नहीं किए, कि शाकिर अली म्यूज़ियम में जितनी भी शाकिर साहब की पेंटिंग्स हैं वो कभी म्यूज़ियम से बाहर नहीं निकली, ना हमने कभी कोशिश की कि किसी को हम दें। तो हमने नैयर साहब से रिक्वेस्ट, सवाल से मुतल्लिक आगे चलकर मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं, वो हमें ज़रूर। तो फिर नैयर साहब ने ही सेड दैट मैं इस शर्त पे पेंटिंग देता हूँ, आप लेके जाएंगी और आप लेके आएंगी। सो विदाउट एनी जिसको कहते हैं ना इंश्योरेंस और वो जो हैसल होता है, और प्राइवेट कलेक्टर्स कुछ लोगों ने अपनी पेंटिंग्स दी, और हमने रोयात में बेहतरीन एग्जीबिशन मसूद कोहारी की ने पर्टिकुलरली शाकिर साहब को ट्रिब्यूट दिया एज एन आर्टिस्ट। ज़बरदस्त। उनके कोई 35 आर्ट वर्क्स थे, हमने भी कंट्रीब्यूट किया, एक पेंटिंग मेरी भी थी, बहुत लोगों ने काम किया, एंड वी जस्ट हैड दैट एग्जीबिशन देयर। इस तरह से अब आप सोचें आर्किटेक्ट्स का भी एक रोल है। हमने आर्किटेक्ट की पूरी जो हमारी एक बड़ा इनका फोरम है उसको हमने रिक्वेस्ट की, नैयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इस पर एक वर्कशॉप आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो शाकिर अली म्यूज़ियम में ही हमने एक उनके साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम किया, और इसी तरह से फिर हमने म्यूज़िकल जो हमारे मतलब पोइट्स हैं या जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, इवनिंग्स हमने तरतीब दी। पूरी हमारी जो आर्टिस्ट एसोसिएशन बेसिकली एक हब है जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट है ना, नेशनली एंड इंटरनेशनली, जो बाहर भी अब हैं लेकिन हैं तो लाहौर के या पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हैं, उन तमाम लोगों को हमने मौका दिया कि वो आएँ। कराची से हमारे आर्टिस्ट आए, एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल इवनिंग जिसमें हमने शाकिर साहब के लिए जो भी उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन थी उसको हाईलाइट किया, और हमने एक अवार्ड भी बनाया जो कि हमने उन तमाम लोगों को, एनसीए ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, फिर एनसीए ने भी एक प्रोग्राम किया, हालांकि शाकिर साहब तो वहीं के थे, जाफरी साहब को मेंशन करूंगी। सो मैं समझती हूँ कि किसी इदारे ने मतलब अगर आप उनको अप्रोच करें ना तो दे कंट्रीब्यूट, दे ऑल डिड। पूरे लाहौर पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया उसको, और उसको मतलब वो एक इंसान की अगर थॉट प्रोसेस था, लेकिन चूँकि इरादा था कि इसको हम करें, एंड फ्यूचर में हमने उसके लिए एक टिकट का भी, पोस्टेज के टिकट का भी डिज़ाइन किया, और वो पूरी हमारी कोशिश थी कि किसी तरह से वो स्टैम्प उनकी सेंटेनरी पे बन जाए।
लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज़ नहीं हो पाई। मेरा ख़्याल है उसकी अहमियत का इतना अंदाज़ा नहीं होगा उस वक़्त के हमारी जो थे लोग हमारे आसपास, लेकिन ये एक बेहतरीन प्रोग्राम रहा और मेरी तो ये दुआ और कोशिश थी कि हमने उनकी एक पब्लिकेशन भी हमने वो की और कुछ उनकी पुरानी पब्लिकेशन जो आउट ऑफ थी मार्केट वो हमने रीप्रिंट किए। तो इसमें मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इदारों में आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक तरफ पीछे छोड़ रख के के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है ना उसको हाईलाइट करें, उसको देखें। नहीं, इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड आई मस्ट से कि आपकी इसके अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सेंटेनरी जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अखबारात में भी जगह मिली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जगह मिली, तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। अच्छा, आमना शाकिर अली म्यूज़ियम ने सोशल सेक्टर में भी काफ़ी काम किया, जैसे कि आपने काम किया हमज़ा फाउंडेशन के साथ, रोशनी के साथ, तो उसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव था वो काम करना? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो बड़ा सिंपल था कि गवर्नमेंट के इदारे हम समझते हैं कि बस वो एक मतलब डिफरेंट सेक्टर में हम उसको ले जाते हैं। लेकिन जब आप एक ऑफिस है आपका विच इज़ अ रीजनल ऑफिस रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, आपका कुछ उनका भी आप पर सिर्फ फंड्स लेने के अलावा भी उनका कुछ हक बनता है कि आप उनकी कोई नेक नामी करें। अपनी इंडिविजुअल प्रमोशन के अलावा भी आपकी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है जो आप कर रहे होते हैं। कलेक्टिवली तो फ़ायदा आपको पहुंच ही जाता है, बिकॉज आप एक ऐसे इदारे में काम कर रहे होते हैं जहां आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसमें यह था कि जो हमज़ा फाउंडेशन है उनकी बच्चे हैं वहाँ पे, डेफ एंड डम बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे रोशनी स्कूल के हैं, और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, जो उनको फंड कर रही थी। तो हमारी ये कोशिश थी कि लेट्स टेक दिस आर्ट टू देम, टू स्पेशल चिल्ड्रन, और उनकी पजीराई होती है। वो सब बच्चों को सिखा तो रहे हैं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो आप देखें स्कूल्स में और कुछ भी ना हो तो एक ड्राइंग की कॉपी या किताब आपकी ज़रूर होती है, हालांकि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन वो होती ज़रूर है। तो ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जी आर्ट नहीं, बस ड्राइंग है, लेकिन है। और हर चीज़ की जो बुनियाद है वो तो लाइन ही है ना। बिल्कुल, चाहे आपकी हैंड राइटिंग है, आपका अलिफ बे है, आपकी नंबरिंग है, या आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी जो शुरुआत है वो लाइन से ही है। तो ड्राइंग तो आपके अंदर है फ्रॉम द डे वन, और मैं समझती हूँ उसको फिर फर्दर इन्हांस हम करते हैं फर्दर स्टडीज़ से। लेकिन इन बच्चों में, बहुत स्पेशल बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, तो हमने अपने आप को एक्सेल किया उन तक, उनके हम कंपटीशन करवाते थे, और फिर हमने उनको मौका दिया कि आप एक म्यूज़ियम में, शाकिर अली म्यूज़ियम जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, तो इन बच्चों को का काम हम लेके वहाँ आते थे और वहाँ पर इनका डिस्प्ले करते थे, उनकी पजीराई करते थे, उनको सिर्फ सिंपल सर्टिफिकेट्स, विच इज़ मतलब इट कॉस्ट यू नथिंग। लेकिन जब आप, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बड़ी चीज़ होती है, बात सर्टिफिकेट जो कि है ना, वो उसके लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो उन बच्चों की बड़ी मतलब हौसला अफजाई होती थी, उनकी जजमेंट करते थे। इसी तरह से उस स्कूल में वो जो हमज़ा फाउंडेशन है, वहाँ तो हमने इतना काम किया कि आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अब अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया। उनके इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि वो दे आर मतलब फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल में उनके डिज़ाइन की हुई चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, और उनको कई बिजनेसेस के अपने मौके मिलते हैं। तो बेसिकली हमारी ब्रिज बिल्डिंग होती है ये। बिल्कुल, ये ब्रिज बिल्डिंग होती है। और आपने एक शजर लगाया जो अब एक इंस्टीट्यूट बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब ना एक छोटा सा एक सवाल आपसे ये है, शायद आपके लिए आप समझें कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि विजुअल आर्ट में और भी इदारों में ग्रुपिंग होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन विजुअल आर्ट में मैं देखता हूँ कि ग्रुपिंग की परसेंटेज कुछ मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। आपका इसके बारे में क्या है? देखिए, ग्रुपिंग तो बहुत मतलब बड़ा मतलब नहीं, बड़ा छोटा वर्ड है। मैं तो इससे भी ज़्यादा है। मैं तो ऐसे समझती हूँ कि दे आर कल्ट्स, जैसे कल्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट रिलीजियस कल्ट्स होते हैं कि जी आपका एक सर्टन, बस वो एक अपना हर एक का एक सर्टन माफिया है। लेकिन मैं इस चीज़ से इसलिए इत्तेफाक इसलिए नहीं करती हूँ कि चाहे जितनी भी हों आपकी वो हो, ग्रुपिंग हो या जो भी कुछ हो, मैंने चूँकि गवर्नमेंट उसमें इंस्टीट्यूट में काम किया, मतलब गवर्नमेंट इदारे के लिए काम किया, एंड आई ऑलवेज़ यूज़ टू टेल देम, मैंने भी फेस किए
ये ग्रुपिंग के वो क्योंकि अगर आप कोई एग्ज़िबिशन कर रहे हैं या आप फ़लाँ आर्टिस्ट को किसी एग्ज़िबिशन में शामिल कर रहे हैं या तो वो एक अपनी थिंकिंग आ जाती है। लेकिन मैं चूँकि हमेशा जब मैं उनको कन्विंस करती थी तो मैं ये कहती थी कि देखें, ना मैंने NCA से ग्रेजुएट किया है, ना मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, ना आपके ये जो बीकन हाउस और ये जो और गवर्नमेंट लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज है जो भी कुछ, आई कम फ्रॉम द अदर सिटी। मैं एक बिल्कुल एलियन हूँ आपके इसमें, लेकिन चूँकि मेरी मोहब्बत है या मेरा जो इन आर्टिस्टों के बारे में पढ़ा है, बीइंग एन आर्टिस्ट आई ऑलवेज वांटेड एंड फेल्ट दैट वी ऑल शुड यूनाइट, कि हम एक्सचेंज करें, एक दूसरे से नॉलेज इम्पार्ट करें और मतलब लाइक उसको रिसीव करें। सॉरी मैंने आपकी बात काटी, क्योंकि आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से MFA किया, फिर आपने वहाँ पे पढ़ाया भी। बिल्कुल। तो मुझे याद पड़ता है कि आपने बहुत सारे पेशावर के जो आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, उनको भी आपने यहाँ पे देखिए पेशावर के, कराची के, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं ना नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, तो नेचुरली वो तो नेशनल, देखिए गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी की हुई है, गवर्नमेंट की ड्यूटी में कोई हिकअप नहीं है। आपने इदारे बनाए, आपने बिल्डिंग्स बनाई, इतनी बड़ी नेशनल आर्ट गैलरी बन गई। अब कसूर अगर हम ये कहें कि जी नहीं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने फला नहीं किया, ठीक है, एक फंडिंग ट्रेन है, एक आपकी थिंकिंग का एक प्रोसीजर है, लेकिन हमने क्या किया? बीइंग एन आर्टिस्ट हमने क्या किया? ज़ाहिर है हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हम चीज़ें अपने साथ लेके तो नहीं जाते, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स चली जाती हैं। उनकी खुशकिस्मती हो गवर्नमेंट्स की कि अगर उनको ऐसे लोग मिलें जो उनकी जो भी उनका मतलब उनके पास जो कुछ उनके पास है और जो हमारे पास है उसको जॉइन इन करके हम कोई चीज़, ये बड़ी खूबसूरत अप्रोच है। और इसी तरह एक जो है ना नेशनल अप्रोच वो डेवलप होती है चीज़ों की। अब ना एक और सवाल है आपके लिए मेरे पास, जो कि एक ऐसे टाइम से ताल्लुक़ रखता है जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की और नेशनल आर्ट गैलरी को आप देख रही थी। उस ज़माने में एक स्कैम हुआ जिसमें ये पता चला कि बहुत सारी पेंटिंग्स इधर उधर हो गई, तो वो कुछ उसके बारे में आप रोशनी डालेंगी कि वो क्या मामला था? देखें शुएब, ये बड़ा टची किस्म का टॉपिक इसलिए है कि देखें जब आप कोई इस तरह से बात करते हैं तो आप अपने इदारे की, अपने मुल्क की, अपने हुकूमत की, आप उनकी बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे इदारों में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे या लूप होल्स थे जो मौजूद होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन चूँकि जब मैं वहाँ पे जॉइन इन मैंने किया, मैंने तो खैर बाद में ही जॉइन इन किया, शाकिर अली म्यूज़ियम में मैं थी, लेकिन आई वॉज डायरेक्टर विजुअल आर्ट्स देयर आफ्टर सम टाइम, 18-19 की बात करी। उससे पहले तो हमारे और वो थी ना, हमारी कोई और डायरेक्टर थी वहाँ पे। 18-19 नहीं, 18-19 मतलब यही कोई टाइम होगा। हाँ। या इससे पहले का टाइम, ये तो कुछ काफ़ी सदियाँ पुराना टाइम बता दिया आपने। नहीं मतलब ये ना कि तो शुरू से एक चीज़ आ रही है, लेकिन डेफिनेटली एक छोटा सा ऑफिस था, उसमें मतलब किसी घर में कोई गैलरी रखी हुई थी, उसमें हम लोग ये लोग काम कर रहे थे। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का दफ्तर था। स्लोली इट डेवलप, फिर नेशनल आर्ट गैलरी बन गई। तो डेफिनेटली जब आपका एक स्पेक्ट्रम बड़ा हो गया, आपको एक बड़ी जगह मिल गई, तो अब आपने उसमें जो कुछ आपके पास एक तरह से ख़जाना या वेल्थ है उसको आपने डिस्प्ले करना था, उसको अपने मतलब लाइक इंटाइटल करना था और उसका रिकॉर्ड करना था। तो जब मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि जब विजुअल आर्ट मेरे पास आया तो मेरा ये था कि भाई उस विजुअल जो भी कोई कलेक्शन है, एटलीस्ट इफ़ आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे ये बताएं कि मेरे पास आ क्या रहा है, और जब मैं जाऊं तो कोई मुझसे पूछने वाला हो कि तुम जा रही हो तो हमारे पास छोड़ के क्या जा रही हो। सही, ये मेरा ख्याल है एलिमेंट वहाँ पे कभी रहा नहीं, और अगर रहा तो वो इतना कोई थका हुआ था कि पीपल गॉट अवे विद इट। तो जब हमने एक तरह की, ये नईम ताहिर साहब का टाइम था, हमारे बड़े नामवर डीजीज़ गुजरे हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने वाकई एज एन आर्टिस्ट बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं तो चंगेज़ सुल्तान साहब के टाइम पर आई थी और उनकी भी यही विज़न था, बिकॉज ही वॉज एन आर्टिस्ट। वो अब भी माशाल्लाह से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा एजुकेट किया अपने तरीके से, लेकिन वो विज़न यही था कि हम किसी तरह से आर्ट को इस तरीके से प्रमोट करें कि इसकी अहमियत का
अंदाज़ा लोगों के साथ हो कि हमारे तो पास है आमना क्या। बात को ज़रा मुख्तसर करते हुए बिल्कुल सॉरी बताइए। कि उस रिकॉर्ड में आपको फिर क्या मिला? उसमें मुझे सर्टन शॉर्ट कमिंग्स मिले, लेकिन जैसे आपके पास लिस्ट में पेंटिंग्स हैं और फिज़िकली वो पेंटिंग मौजूद नहीं है। उसकी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हुई, लिस्ट हुई, एक सर्टन नंबर ऑफ़ पेंटिंग्स फाइनली डिटेक्ट किया गया, जिसमें रीज़निंग ये थी, क्योंकि उसको ना बड़े मतलब कैजुअल तरीके से हैंडल किया गया था। तो उसमें यही था कि जी फ़लाँ को गिफ्ट दे दी, फ़लाँ को ये कर दिया, ये ख़राब हो गई। वो आर्टिस्ट बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके रिश्तेदारों को तस्वीरें दे दी कि जी ये उनकी अमानत थी, उनको दे दी। सो ये तो कोई माले मुफ्त नहीं था। बट इन एनी केस जब वो उसका हमने अहाता किया, वी डिटेक्टेड द नंबर्स विच आर मिसिंग। कितने नंबर्स थे वो? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर थे। अच्छा। और फिर मतलब इसी तरह की कुछ चीज़ें, फिर जैसे होता है ना कि आपकी एक सोच होती है आपके पास, और ये भी एक बड़ा सिजलिंग टॉपिक है जिस पे मैं बिल्कुल डिस्कस करना नहीं चाहती, बिकॉज आई एग्जॉस्टेड माई थॉट कि आपको अक्यूज़ किया जाए अगर कि जी चूँकि आपने बड़ी मुल्क और कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस आप बने कि गैर लोगों की, मतलब बाहर फॉरेन कंट्री से किसी आर्टिस्ट की तस्वीरें यहाँ पर थीं और आप लोगों को उन्होंने अप्रोच किया और आप लोगों ने गवर्नमेंट के इदारे तो किसी काम के नहीं हैं, और उन्होंने जी वो तस्वीरें रखी हुई थी और उनको दिया नहीं, जबकि मेरा उस पर स्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट था। हम कभी भी मुल्क और कौम के लिए, हाँ, हम कभी भी मुल्क और कौम के लिए कोई बुरा नाम लेके नहीं आते, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप मेरे पास कोई चीज़ रखवाते हैं तो आपके पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, और आपसे जब पूछा जाएगा कि ये आपने कब दी तो आपको पता होना चाहिए। And things should be on rational ground. एग्जैक्टली, आप डायर को कपड़े दे दें और 15 दिन उसकी पर्ची देखें, 15 दिन के बाद अगर आए जल गए या कुछ हो गया, हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन जब आप किसी के लिए कोई काम करना चाहते हैं, यू मेक थिंग्स पॉसिबल, तो ये एक बड़ा एक टची है। इसको हमने अपनी तरफ से तो एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, आई डिड माई जॉब एंड माई कॉन्शियस इज क्लियर। सही। अच्छा, आमना पाकिस्तान में क्या क्यूरेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? मेरा नहीं ख्याल, एस्थेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। क्यूरेटोरियल जो ट्रेनिंग होती है ना, उसके लिए आर्ट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे एक सवाल मैं इसी के साथ मुंसलिक करके पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के आर्ट सिनेरियो में आप क्या देखती हैं, क्या लूप होल्स हैं और उनको कैसे कवर किया जा सकता है? देखिए, लूप होल्स तो काफ़ी हैं। जो परफेक्शन देखना चाहते हैं अपने अदारों में, अपने लोगों में, अपने डिसिप्लिन में, उनके लिए छोटी सी भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम एजुकेशन जब तक हम उस तरीके से इम्पार्ट नहीं करेंगे अपनी न्यू जनरेशन को, ये लूप होल्स रहेंगे। देखिए, आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करनी है, आपने उनको ऐसे मौके देने हैं कि जहाँ वो आर्ट एजुकेशन अगर करते हैं तो फिर वो उसमें आगे उसको कहाँ एक्सेल करते हैं। कहाँ एक्सेल करते हैं? मैंने अपने टाइम पीरियड में शाकिर अली म्यूज़ियम में ही वी स्टार्टेड क्यूरेटोरियल इंटर्नशिप्स। अच्छा। जिसमें क्यूरेटोरियल इंटर्नशिप्स भी थे, जिसमें आर्ट मैनेजमेंट भी थी, जिसमें आर्ट एजुकेशन भी थी, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है कमल उस ज़माने में, जो कमल हमारी डॉक्टर कमल हैं, सो आई रिमेंबर शी केम टू मी एंड शी सेड कि आमना इसका क्या करें। तो मैंने कहा प्लीज़ इसको तो एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाओ। ये जो आ जाते हैं वो अपने उसके लिए कि उनकी थीसिस में या उनके कोर्स में इसके कुछ नंबर्स होते हैं, तो हमने बाकायदा इसको चॉक आउट किया और वो बच्चे आते थे, हम उनको डिफरेंट चीज़ों की इंटर्नशिप। ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से भी कुछ कोई बात उस हवाले से कुछ मुझे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट तो देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट आपका कल्चरल जो आपकी एक हेरिटेज है ना, कल्चरल हेरिटेज आपका बहुत रिच है, और ये एक ऐसा साइकिल है कि जब तक आपकी फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी एजुकेशन आप अपने यूथ को या अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल से नहीं देते हैं,
तो उनकी बुनियाद में उन चीज़ों की कमी रह जाती है। ये लूप होल की जो हम बात करें वो यही है। अब बच्चे यही कहते हैं ना कि जी हमें वेस्टर्न आर्टिस्ट तो आप लोग बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो अपने मुल्क के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताएं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हमने जो ये फॉर आर्ट से एक जो हमारा है इट्स अ प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अब कुछ आर्टिस्टों को हमने जो मतलब उन्होंने जब शुरुआत की तो वो यही था कि हम उर्दू से अब जो हमारी अपनी कौमी ज़बान है, इसमें होता है ना कि वो आ जाता है कि जी आर्ट सिर्फ शायद अंग्रेज़ी बोलने वालों की नॉलेज से रिलेटेड है, या इसको क्या समझ आ जाएगी, या इसको क्या पता है कि आर्ट क्या है। बात ऐसी नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आप बीज डालते हैं किसी भी पौधे का, तो उसको आप एक सर्टन ट्रेनिंग से, टाइम से, प्रोसीजर से गुजारते हैं तो वो ज़मीन से बाहर आता है और फिर उसकी एक सर्टन ग्रोथ होती है। तो आप देखें, अगर आप किसी को बोलें कि जी ये दरख्त यहाँ पर कैसे है, तो उसकी नॉलेज वहाँ से आगे शुरू होती है, लेकिन अगर वो उसकी डेप्थ में जाएगा तो उसको उसका सारा प्रोसीजर पता होता है। आर्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने मतलब ऐसे इंटरेक्शन करनी है आर्ट और कल्चर। ये जो हमारा है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है, इसकी इंटरेक्शन इस तरीके से इन्हीं गैलरीज में, विजुअल आर्टिस्ट में, और वो ले रहे हैं इससे। अच्छा, इसी सवाल से एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि आम लोगों में आर्ट की इतनी अहमियत क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो उसको कैसे पैदा किया जा सकता है? देखिए, फिर वही वाली बात आ जाती है। जब हम आम कहते हैं ना, तो आम में आप क्या कहते हैं? हमारे तो मतलब माशाल्लाह से बहुत बड़ी आवाम है, ठीक है, जनता जिसको आप लोग कहते हैं, वही बात कर ठीक है, आवाम की है, जनता की। तो जब हम अपनी आर्ट की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कभी समझाना हो या कुछ कि एक लेमैन को भी समझ आ जाए कि ये खूबसूरत चीज़ है। आप देखें, एक लेमैन जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन आप देखें वो खूबसूरत चीज़ को देख के ज़रूर रुक जाएगा, उसको कलर अट्रैक्ट करेंगे, उसको इसका रीजनिंग नहीं समझ आ रही कि मुझे ये रंग क्यों पसंद है, या मुझे इधर बैठना क्यों अच्छा लगता है, शाम के ये कलर्स हैं या सनसेट के ये कलर्स हैं, बट ही कैन जस्ट रिलेट टू द नेचर। एक लेमैन को भी समझ आती है। उसी का लेवल हम आर्ट के हवाले से हम उसको लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे आप किसी ज़बान को सीखते हैं तो आपको उसका कायदा पढ़ना पड़ता है, इसी तरह से आर्ट की एक अपनी ज़बान तो है। स्टेट का कितना रोल है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में? देखिए, स्टेट का रोल तो हाँ, कॉमन पीपल तो वो ये देखें, कॉमन पीपल तो ऑलरेडी आर्ट में डूबा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मज़दूरों को देख लें, आप लेमैन जो एक तो होता है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, एक तो आर्किटेक्ट है। हाँ जी, एक तो आर्किटेक्ट है, वो है जो लेबरर है, एक लेबरर है। आप देखें, लेबरर में भी फिर एक मिस्त्री है, एक राज मिस्त्री है, ठीक है। वो आप बिलीव नहीं करेंगे द सेंस ऑफ एक्यूरेसी व्हाट दे हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, कि उसको सीधा कैसे बनाना है। सो मैं समझती हूँ कि लेमैन का भी जो जनरल नॉलेज है ना आर्ट के मुतालिक, जो उसके एस्थेटिक्स हैं, दे आर जस्ट रिच। इसी को देख लें आप, एस्थेटिक्स एंड आर्ट प्रिवेल हैं। गांव में, विलेजेस में देखें, जैसे लोग अपने घरों को करते हैं, बर्तन जैसे रखते हैं, अपने कलर्स जो लगाते हैं, या उनकी जो वीव है। आप मुझे बताएं, उन्होंने कोई PhD तो नहीं किया हुआ आर्ट में, जो हमारे गांव में बैठे हैं खड्डी या वो जो सूत पे वो करते हैं। दे ऑल आर एस्थेटिकली बाय नेचर रिच। हमने सिर्फ उस चीज़ को ज़बान देनी है। हमने उनको ये नहीं कहना कि जी ये तो, इसको तो कुछ पता नहीं, ये फला उससे आए, नहीं। आर्ट इज़ देयर, हमारा काम है, वो कहते हैं ना, जिसके पास आंखें उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ज़्यादा हो जाती है। तो बस सिर्फ इतना रोल है हमारा। आमना, हम विजुअल आर्ट की अभी तक बात करते रहे हैं, हमने सारी आपका वो जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एज अ विजुअल आर्टिस्ट, एज डायरेक्टर, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो हमने डिस्कस किया। आपने कुछ काम किए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप की प्रमोशन के लिए, जो कि PNCA के अंडर लाहौर में भी है, कराची में भी है, शायद इस्लामाबाद में भी है। तो NPAG के बारे में आप क्या कहती हैं कि वो कितना एक तो यूज़फुल एलिमेंट है PNCA के अंदर, और आपकी उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वही आर्ट एंड कल्चर ही आ गया अभी। जी बिल्कुल आ गया। और इसके लिए हमारा, आप मतलब इसको बिल्कुल किसी उसमें आप अगर बॉक्स में ना भी डालें ना, आप इंडिविजुअली किसी रीजन को ले लें,
उसके अपने सॉन्ग्स होंगे, उसका अपना म्यूज़िक होगा, उसका अपना डांस होगा। चाहे वो किसान अपना फसल काटते हुए करता है, चाहे वो बीज लगाते हुए, चाहे वो जब फसल को निकाल रहा होता है तो वो करता है, जो भी उसका एक ट्रेडिशनल, एक रिच उसकी अपनी फोक हेरिटेज है। अब हमारा जो मकसद था वो ये था कि जब मैंने ज्वाइन इन किया, मुझे याद है नईम ताहिर साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन जब रहा, वो बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में थे कि उन्होंने तो उसको बहुत फर्दर ऊंचा किया, बिकॉज ही हैड द नॉलेज एंड सेंस एंड ही सेड दैट देखिए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स तो आर्ट्स हैं। नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारा ये रिच कल्चर, जो हमारे डांसेस हैं या हमारा कल्चरल कॉस्ट्यूम है या हमारी फोक टेल्स हैं, उनका मकसद ये तो बस वही वाली बात है ना, मौका नहीं मिला तो इसको हमने कुछ इस तरह से वो करना शुरू किया कि आप जो अलहमरा में पहले होते थे, आपका जो थिएटर था, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते थे कि ये जो आप वो कर रहे हैं, डांस बता रहे हैं, और ये जो थिएटर में है ये क्या है, ये वो भी डांस है, ये भी डांस है, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो मुझे याद है वो द पीरियड ऑफ टाइम आई यूज़ टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू देम इन अ वे टू एजुकेट देम कि देखें किसी भी चीज़ को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसकी पूरी वोकैबुलरी ही चेंज हो जाती है। सही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई चीज़ किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये था कि जो आपका ट्रेडिशनल फोक हेरिटेज है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, चाहे आप रीजनल बेसिस पे करें, बिकॉज इट वाज अ नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और लाहौर वाज द हब अदरवाइज आल्सो फॉर आर्ट एक्टिविटीज़। तो हमने सोचा था कि नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो ग्रुप हमारा लाहौर का होगा, उसको मैंने फिर कुछ अरसे मतलब बिकॉज आई बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर, तो मेरे पास नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप भी आया। मैंने जो उसको थोड़ा बहुत रीवैम्प किया था वो ये किया था कि हमारे जितने भी फोक टेल्स हैं, हमारी वो ये जो बच्चे अब आजकल कर रहे हैं, ये हमारे टाइम पे बिल्कुल हमने शुरू में लिए थे। अच्छा। और अब वो बच्चे, जैसे लोग कहते हैं, अब गवर्नमेंट का तो एक अपना सिस्टम है ना कि जी इतनी एज तो रिटायरमेंट की है, तो कभी आर्टिस्ट भी रिटायर्ड हुआ है? मेरे नज़दीक तो कोई भी रिटायर नहीं होता टिल द डे यू क्लोज योर आइज़, because the more you are seasoned, yes, the more you have experience, the more useful you are. तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जब बिल्कुल रिच हो जाते हैं लोग अपने नॉलेज में, और उसमें हम कहते हैं जी अब आप जाके, आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई, आप चले जाए। लेकिन जो काम करने वाले होते हैं उनका एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो अपनी जो अपनी नॉलेज है वो उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, और मैं समझती हूँ दिस इज़ द हेल्दी वे टू, ये जो मेरा अपना भी जो मेरा ये फॉर आर्ट सेक का काम है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें आपकी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। आर्टिस्ट ही रहता है, डॉक्टर ही रहता है, और वो नॉलेज को इम्पार्ट करता रहता है। सही। आमना, पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि कुछ आर्टिस्टों को लेके एक ही तरह का नैरेटिव जो है वो बिल्ड हो रहा है। मुझे बाज़ औक़ात बहुत यकसानियत दिखती है कि हर जगह पर एक जैसे आर्टिस्ट। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गिमिक? आर्टिस्ट कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर एक आर्टिस्ट है ना, तो उसकी जब तक अपनी एक इंडिविजुअल सोच नहीं होगी और उसको वो अपने स्किन के अंदर इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा काम है, आप इंस्पायर भी होते हैं, आप इन्फ्लुएंस भी होते हैं। आपने देखा होगा कि वही आर्टिस्ट आप गिन सकते हैं उंगलियों पर कि जिनकी अपनी एक पहचान है। अब आजकल हम इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि आर्ट इज़ बिजनेस। देखिए ना, पीपल आर मेकिंग मनी एंड लाइक पीपल आर मेकिंग लिविंग आउट ऑफ इट। एक ज़माना था कि लोग कहते हैं बस आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने क्या बनाना या क्या करना। तो अब आर्ट हैज़ बिकम अ लिविंग। आर्टिस्ट अपने काम से इतने फंड जनरेट करता है कि वो अपनी लिविंग बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने में आपको एक टाइम दरकार, एक उम्र लगती है। और कई तो ऐसे होते हैं कि वो जाने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ उनका काम कुछ किसी पाई का था। लेकिन हमारी जो अब ग्रूमिंग हो रही है ना यंग आर्टिस्ट की, नैरेटिव से मुराद ये है कि आई ऑफन सी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अराउंड, मतलब मैं उनको देखता हूँ, उन्हीं का चपरा सारा कुछ। तो जो लोग खामोशी से चले गए, मुझे आपकी इस बात से याद आया कि जो लोग चले गए बाद में उनकी रियलाइजेशन हुई, तो उनके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए कि
द ह्यूज कंट्रीब्यूशन दे हैड इन दिस एंटायर सिनेरियो, तो उसको भी तो हमें कोई देखिए उसी के लिए ये जो एक सेकंड नैरेटिव है ना, इसी को हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरफ हमारा स्ट्रगल है कि आप इस बैलेंस को बराबर लेकर आएँ, ताकि आपकी खूबसूरती यही है। क्योंकि आप जब जनरल उस पे देखते हैं, अभी भी आप यू कैन रिलाई ऑन योर ओल्ड मास्टर्स नो मैटर व्हाट। अल्लाह बख्श है, हमारे जितने हमारे पुराने सात कैन को आप ले लें, गुलजी को ले, जितने भी ठीक है, दे प्लेड देयर इनिंग्स, इन्होंने अपना काम किया हुआ है, बट दे सेट सर्टेन प्रेसिडेंट्स। जमील नक्श को देख लें, देखें एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। बहुत हैं, बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं। अच्छा, जब हम बहुत सारे आर्टिस्टों की बात करते हैं तो आप पंजाब आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथ भी मुंसलिक हैं, तो पंजाब आर्टिस्ट एसोसिएशन का बेसिक रोल क्या है? देखें, ये तो इतना एक जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन का रोल है। जैसे एक फाउंडेशन होती है ना, कोई आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने चाहे आंधी तूफान, मुल्क के हालात, अप्स एंड डाउन्स, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, इट हैज़ कंसोलिडेटेड द आर्टिस्ट इन इट्स ओन वे। जिसको आप कहें कि नहीं जी ये आर्ट ही नहीं है, आपने उसको भी समझा है कि भाई अगर आर्ट नहीं है तो इसको आर्ट बनाओ, ठीक है ना। यू गिव अ प्लेटफॉर्म। देखें, अब ये अगर सिंध का कोई आर्टिस्ट है या बलूचिस्तान का है, कोयटा का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, या डिफरेंट छोटे रीजन्स हैं, साहिवाल का है, फैसलाबाद का है, लाइलपुर का है, उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो आपको कराची में मिली हैं, या वो इतना ब्लेस्ड नहीं है, लाहौर में है या किसी मेजर सिटी में है। वो अपने तरीके से अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। आजकल तो ग्लोबलाइजेशन हो गई, आप नेट पे बैठे हैं, आपको सब दुनिया का पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बट फिर भी जो फिज़िकल एजुकेशन होती है ना, व्हेन यू आर राइट देयर, जहाँ आपको मौका मिलता है आर्टिस्टों के साथ काम करने का, बात करने का, वो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है। सो मैं समझती हूँ कि इसलिए ये रोल बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को ज़रूर स्पेस दें, और हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट का ये रोल बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है जो आर्टिस्ट एसोसिएशन ने निभाई है एक तरीके से, कि अब आप सोचें ये नेशनल मतलब ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन बन गई है, जबकि पहले ये लाहौर भी इन्होंने की हैं। सितारा इम्तियाज़ मिला आपको? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? तो हमें इम्तियाज़ भी मिला, हमें सितारा भी मिला। नहीं, हाँ। आपको क्या सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर आप आर्टिस्ट ही नहीं है मेरा इस मुल्क के अंदर तो। आजकल तो जी आप इस चीज़ को देखें, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ इस बात को, कि जब अगर हम ये समझते हैं कि देखें, एक चीज़ को एक रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देनी है। अगर आप समझते हैं कि जी ये आपका नेशनल अवार्ड है, सितारा इम्तियाज़ है या सितारा जुर्रत है या जो भी कुछ आपका है, या वो एक और भी हमारा है ना नेशनल अवार्ड है, तो देन इट शुड रिटेन विद द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट का एक आप स्टेट आपको एक्नॉलेज करती है। अब आजकल तो ये हैसियत रह गई है हमारे अवार्ड्स की कि हर ऑर्गेनाइजेशन, सात कैन नेशनल अवार्ड, वो सात कैन को आप हटा दें सामने से और लिखें जी नेशनल अवार्ड मिल गया। हाँ, तो ये तो जगह जगह हो रहा है, स्टेट के अंदर स्टेट की एक तरह की वो हो रही है। लेकिन वही बात है कि नोबडी इज़, जिसको कहते हैं ना इखलाकी जुर्रत इतनी हो कि कोई जाके पूछे कि ये कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, कि जी एक चीज़ की एक सैंक्टिटी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ना सात कैन नेशनल अवार्ड क्या होता है, आप सात कैन अवार्ड रख लें। सात कैन साहब एक बहुत बड़ी चीज़ थे। जैसे देखें गुलजी अवार्ड है, अब गुलजी नेशनल अवार्ड आप करते तो फिर नेशनल अवार्ड ही रखें उसको, फिर गुलजी साहब को हटा दें। तो ये बातें। It's really nice talking to you. We had a wonderful sitting. आज हमने आपकी आमना पटौदी से मुलाकात कराई, जो कि एक रेनाउंड विजुअल आर्टिस्ट हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।